Hello students, welcome back again to daily news analysis of Tathastu ICS represented by me रुचि सिंह। कुछ याद है हमने कल पेपर से क्या क्या कवर किया था? अगर याद नहीं है लेट मी रिवाइज फॉर यू ऑल, एंड जिन्होंने सेशन कल का नहीं देखा था आई विल सजेस्ट यू कि आप उस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि न्यूज़ जो है ऑलमोस्ट एवरी मंथ, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन सेम न्यूज़ रिपीट होती रहती है विथ सम इंफॉर्मेशन टुडे और सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन येस्टरडे और मे बी सम मोर एडेड इंफॉर्मेशन टुमारो माइट ऑकर। तो क्या होता है कि अगर आप एक दिन किसी इशू को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप जब नेक्स्ट डे सेम आप न्यूज़ पीस देखते हो, न्यूज़ आर्टिकल देखते हो, तो यू कैन डिसाइड जस्ट हैविंग अ कर्सरी ग्लांस ऑन द आर्टिकल, यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि आज मुझे ये वाला आर्टिकल स्किप करना है। तो उससे आपका टाइम बचता है, प्लस आपकी एनालिटिकल पावर भी बढ़ती है, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर। 3 प्रेरिक्विजिट्स बोला था मैंने पहले दिन ही, कल भी मैंने रिपीट किया था, आज मैं उसको फिर से नहीं बोलूँगी। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड एंड कट आई हैव टू कट शॉर्ट ऑन द डिस्कशन, सो मैं फिर से रिवाइज नहीं करूँगी। आई होप आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर न्यूज़पेपर रीडर ऑन योर ओन। मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ। मेरा पहला सबसे आउट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम ऑफ डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है हम रोज़ कर रहे हैं तथास्तु आईएएस, हमारा मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आई वॉन्ट यू टू गेट इक्विप्ड, आई वॉन्ट यू टू बिकम अ स्किल्ड न्यूज़पेपर रीडर ऑन योर ओन। इसीलिए मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को अलग से कट कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं दिखाती हूँ। आई रीड एंड नेविगेट थ्रू द न्यूज़पेपर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। थोड़ा मेरा टाइम भी लगता है, लेकिन मैं आप ये ऑन पर्पज़ करती हूँ सो दैट यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड। जब मैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट दिखाऊंगी तो यू हैव योर ओन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप जब आप ये सेशन देखते हो तो आप द हिंदू का पेपर जो है अपने सामने लेके रखो। जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट दिखाती हूँ फटाफट यू फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड जस्ट मार्क दोज आर्टिकल्स। अब वही आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर कवर किया गया न्यूज़पेपर में हम वही पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ थ्रू पीपीटीज रिवाइज और एक्सप्लेनेशन एलाबोरेटली तरीके से देखेंगे। ठीक है, सो yeah, I have started quote of the day every day. Today's quote of the day for me is that कुछ लोग कहते हैं ना कि यूपीएससी गेम ऑफ लक होता है। एक कोट मुझे याद आ रहा है, उसमें कहता है कि इट गोज लाइक दैट, द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। तो हार्ड वर्क करिए, परसिस्टेंटली करिए, रेगुलरली करिए, बी कंसिस्टेंट, रिजल्ट विल कम एज यू हैव प्लान फॉर। ठीक है, लेट्स गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट फॉर टुडे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? ओपन योर पेपर एंड जस्ट टिक कर लो कि ये आज हम कवर करने वाले हैं। इंडिया मालदीव्स डिस्कस पैट, इजराइल स्टेप्स इनटू कंट्रोवर्सी, पेज 1। ठीक है, अनलॉफुल रेमिशन पेज 6, कर्ब द डिसइल्यूजनमेंट विद द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ, एडिटोरियल पेज 6। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इट्स रिलेटेड टू पेपर 2 गवर्नेंस। बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल, जब मैं खुद पढ़ रही थी तो आई कुड सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न फ्रॉम दिस रूल ऑफ लॉ पे। बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, यूपीएससी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछता है, बहुत प्रॉबल एरिया है, हम बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल से सीखेंगे। देन 4th विल बी एक्सप्लोरिंग इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज थ्रू जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में भी यूपीएससी बहुत सालों से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, आज बहुत एनरिच्ड आर्टिकल आया है, हम देखेंगे। देन there will be some, in continuation with this article on page number 11 there is an article, rule of law does not mean protection to a fortunate few. This is said by judicial person herself. थोड़ा हम देखेंगे कि what is in continuation in these 2 articles. Then there will be a very short, there will be very brief वन स्टेटमेंट पॉइंट दिया हुआ है साइंस पेज पे। आज जो है आज के पेज में साइंस, आज के न्यूज़पेपर में साइंस का एक अलग से सेक्शन है, उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल कवर हुआ है जिसमें हमें देखेंगे कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है। इट माइट अगर इट माइट कम इन प्रीलिम्स पेपर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, लेट्स गो टू द मेन फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा डिस्कस करेंगे हम, वो है इंडिया मालदीव्स डिस्कस पैक्ट। ये आर्टिकल
कल बहुत सारे सोर्सेज ने कवर किया है, न्यूज़पेपर में भी बहुत ब्रीफ में आया था, मैंने ऑन पर्पस कल इसको स्किप किया था और आज भी हम उतने डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर वैसे तो हमें देखना चाहिए कि इंडिया मालदीव्स का रिलेशन क्या है, हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड क्या है इंडिया मालदीव्स रिलेशंस का, और ट्रेड एस्पेक्ट्स क्या है उसके इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक और रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, जो भी दो कंट्रीज़ के बीच एक्सचेंजेस हैं वो भी हम वी हैव टू नो अबाउट एवरी इंडिया मालदीव्स रिलेशन। बट आज के लिए हम बहुत बेसिक चीज़ें ही कवर करेंगे एंड यू डोंट हैव टू बिकम ईगरलेस कि इंडिया मालदीव्स रिलेशन को बहुत डिटेल में क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। आई एम अश्योरिंग यू, थोड़ा प्रेडिक्ट करना भी सीखो। आप जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो थोड़ा प्रेडिक्ट करना सीखो कि आज के पेपर में अगर इस इशू से रिलेटेड जस्ट देयर इज़ अ ब्रीफ मेंशन तो बहुत जल्दी ही देयर बी अ डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। तो हम उस दिन उस चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट में हम इंडिया मालदीव्स वाला इशू कवर करते हैं। The article says the India Maldives discuss spat Israel steps into controversy। इसमें मैंने सिर्फ जो है सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है फॉर यू टू नोटिस दिस आर्टिकल, जस्ट नोटिस दिस आर्टिकल। इसमें कुछ खास मेंशन नहीं है, बताया है कि व्हाट आर द ऑल द सम 1 or 2 जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में, बस सिर्फ उसको मेयरली मेंशन किया गया है, नथिंग मच टू रीड अबाउट। जो हमको जानने की जरूरत है आई शो यू। सबसे पहले जानिए कि जो इंडिया मालदीव्स का अभी रिसेंट स्पैट चल रहा है उसका ट्रिगर क्या है। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जानेंगे हम, कल्चरल बैकग्राउंड जानेंगे, क्या फैक्टर्स रहे हैं जो इंडिया मालदीव्स रिलेशन को स्ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा सा रीसेंट कॉन्टेक्स्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। मालदीव्स का रिएक्शन, इंडियंस का रिएक्शन, हाउ सोशल मीडिया हैज स्टेप्ड इन टू जस्ट मेक दिस इशू अ बिगर इशू विच इट शुड नॉट हैव बीन मेड। सो द ट्रिगर पॉइंट क्या था जो अभी इशू चल रहा है? पीएम मोदी सोशल मीडिया पोस्ट प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप led to a contentious exchange between Maldivian politicians, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया लक्षद्वीप आइलैंड को, जहाँ पे ही हैड पोस्टेड पिक्चर्स एंड हैज़ ट्राइड टू शो द पोटेंशियल ऑफ लक्षद्वीप बिकमिंग अ मेजर टूरिज्म स्पॉट, और इसकी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। दिस वॉज अ वेरी गुड मूव, बट इट हैज़ ट्रिगर्ड lot of spat and lot of controversies because of some reactions from Indians and then some reaction from Maldivian politicians and people. The trigger issue is that context क्या है? The post highlighted Lakshadweep's beauty but did not mention the Maldives or other island nations. This is the context of this issue, important for GS paper 2. Continuing, Maldives reactions following PM Modi's post. Same Maldivian social media users, including government officials, responded with offensive and derogatory comments, getting Indians and the targeting Indians and the Prime Minister. So we got to know the trigger points, context क्या है पूरे issue का, and then Maldivian reaction क्या है. Next, sensational headline, escalation. पूरा इशू जो है जिसका कोई मतलब नहीं था एस्केलेट होने का, वो एस्केलेट हुआ कैसे? सो सेंसेशनल हेडलाइंस, जैसे लोकल मालदीवियन न्यूज़ वेबसाइट सेंसेशनलाइज द इशू फॉल्सली क्लेमिंग दैट इंडिया वाज कैंपेनिंग अगेंस्ट मालदीवियन टूरिज्म। जो इंडियंस है वो बहुत, मेरा भी फेवरेट डेस्टिनेशन ड्रीम स्पॉट था टू ट्रैवल वन डे, तो ऐसे ही बहुत सारे हम इंडियंस का ड्रीम स्पॉट है ये ट्रैवल वेकेशन हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। तो लॉट ऑफ इंडियंस विजिट मालदीव्स एंड द हाइएस्ट फुटफॉल इज फ्रॉम इंडियंस ओनली टू मालदीवियन आइलैंड। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट दिस द सोशल मीडिया इन मालदीव्स sensationalize the issue that the visit of Prime Minister to Lakshadweep is against the Maldivian tourism. Just sensationalization, the negative impact of social media, एक आप पॉइंट ये डाल सकते हो अगर कोई ऐसा आपको अनदर कोई इशू आता है रिलेटेड टू सोशल मीडिया। Government officials' involvement. High-ranking Maldivian official engaged in the social media dispute exhibited the situation. Again, government officials' involvement, the political remarks, and then Maldivian social media campaign. Hashtag visit Maldivian hashtags was trending, and then territorial claims like some Maldivian users falsely claimed that the Lakshadweep is not Indian territory but belongs to Maldives. So these are the
some things which escalated the entire issue unnecessarily. Accusation against India, alleged competition. मालदीवियन सोशल मीडिया यूजर्स, आजकल बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर को अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक हैज़ बिकम द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटेक, जो कि बहुत ही डेंजरस है, यू नो, एज पर मी ऑल्सो. एंड दिस इज, यस, देर आर पॉजिटिव यू नो यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, बट this is one of the instances where social media has created havoc in diplomatic relations as well. So yeah, it says that users accused India of trying to compete with Maldives as a tropical vacation destination. India as a country in geographical terms lies in tropical region. So the Maldivian social media has accused that India is trying to compete with Maldives as to become as a tropical vacation destination. Second point, racist remarks. The post led to range of racist comments against Indians and the Indian tourists. Such a poor state of use of social media. Maldives dependency on tourism. Significant Indian tourist numbers. अब देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि इंडियंस का फुटफॉल मालदीव्स में काफ़ी हाई है, हाईएस्ट है. तो this is about facts now. That Indians form a large group of tourists visiting the Maldives with over 200,000 travelers in 2023 only. Economic impact क्या है? The tourism is crucial for Maldives, accounting for over 28% of GDP. It's big number. That's why it's very sensitive. Maldives tourism, if is getting impacted negatively, Indians Indians avoiding the visit to Maldives because of the entire issue might impact Maldives economy on a larger scale. As you could see, this tourism sector only accounts for 28% of GDP. So it's this important fact. As always said, it is important that you substantiate your answer or your arguments always with some facts and data that will make your answer authentic. So this is for that. नेक्स्ट, इंडियन रिस्पॉन्स. अभी तक हमने देखा कि मालदीवियंस का क्या रिएक्शन रहा है. अब नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, लेट्स सी हाउ इंडिया और इंडियन हैज रिस्पॉन्डेड. बॉयकॉट कॉल्स. सम इंडियन यूजर्स called for a boycott of Maldivian hotels and resorts, highlighting bilateral cooperation. Others emphasized India's assistance to Maldives and aspects of bilateral cooperation. Celebrity support has come forward, which is good. Bollywood celebrities and Indian sportsperson initiated a Visit Lakshadweep campaign in response to the controversy. All right. Then what is the root of anti-India sentiment in Maldives? ये जान लेते हैं कि जो anti-India sentiments, चाहे वो historical हो, चाहे वो recent current development हो, in current scenario हो, उसका background क्या है? Why there is anti-India sentiment in Maldives? So there is historical reason and historical campaign. Anti-India sentiments have been present since the India Out campaign, which started in 2020 and was promoted by former President Abdullah Yamin Abdul Gayoom. Muizzu government, the present Muizzu government stance is that the current Maldivian government under President Mohammad Muizzu has been fulfilling campaign promises, including withdrawing Indian military personnel from the Maldives. So there is a historical campaign because of which, in which the roots of anti-India sentiments rising, anti-India sentiments exist in Maldives. Next, let's see. Maldivian government reaction क्या है on the entire issue? Official statement था. The Maldives Ministry of Foreign Affairs issued a statement distancing the government from the derogatory remarks. Cyber attack suspicions following the incident. Several Maldives government websites, including the Foreign Ministry, were suspected to be under cyber attack. Now, थोड़ा सा हमने बहुत brief में जाना है अभी entire India-Maldives relation और recent context and historical background
इसका थोड़ा सा कंक्लूजन जान लेते हैं. डू नॉट वरी, इन कमिंग डेज देयर विल बी लॉट ऑफ coverage on India Maldives relation in detail. We will be discussing gradually to that to that level of elaborated manner about India Maldives relation. पहले थोड़ा सा background develop कर लो, understanding develop कर लो on the entire issue. उसके बाद it will become interesting for you to grasp the information related to India Maldives relation overall. But then what we can conclude? Surprise and disappointment. The incident has surprised many in India and the Maldives, given the history of diplomatic support and cooperation. ऐसा नहीं रहा है कि इंडिया मालदीव्स रिलेशंस जो है सार ही रहे हैं और इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैज़ बीन अ कंटिन्यूस इशू, कंटिन्यूस stance in Maldives. There has been very good historical and diplomatic ties and support between the two. So the first line is talking about that. The second is unlikely to affect relations. Good. We are, as we said in conclusion, we should always look futuristic. We should always have positive outlook. So it says that analysts believe that conduct of a few individuals, जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी आके कुछ भी पोस्ट कर देता है, yet it has very it has a larger impact because through social media a lot of people can reach to a larger section of the countrymen or the citizens of that particular country where they are posting all these things. But it says that few individuals, the post of few individuals is unlikely to impact broader India Maldives bilateral relations. And the point is need for diplomatic sensitivity. Episode underscores the importance of maintaining respectful and diplomatic communication between neighboring countries. So it's let people talk, but to neutralize the negative impacts of some individuals going on social media and posting irresponsibly, it is very important that the solution, the better cooperation and the better relation build up should come from the diplomatic personnel and at the diplomatic level. All right, so this is it about India Maldives recent spat. Let's move to another article. एक थोड़ा सा मैंने जस्ट वी डोंट हैव टू कवर इन डिटेल विकसित भारत, बस थोड़ा सा आप इसको जस्ट हैव अ कर्सरी ग्लांस ऑन दिस. इट सेज दैट देखिए, ये थोड़ा सा आपको एक मैंने हाईलाइट किया हुआ है. विकसित भारत संकल्प यात्रा is to ensure that government schemes reach all deserving people. This article has been continued on page 12, but जब हम पेज 12 पे जाएंगे देखेंगे there is nothing much to read in that particular article. But ये जो ये वर्ड है विकसित भारत, जो संकल्प है, विकसित भारत स्कीम के बारे में हमने थोड़ा सा कल पढ़ा था. विकसित भारत संकल्प यात्रा है कि that the Mr. PM says that it ensures that government schemes reach all deserving people. वही कंटिन्यू किया गया पेज 12 पे. अभी हम विकसित भारत के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानते हैं. विकसित भारत एक एंटायर बहुत इलाबोरेटेड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए. वील डू इट इन सम अदर डे. थोड़ा ये सिर्फ यहाँ पे अभी आप पॉइंट नोट कर लो व्हाइल यू आर रीडिंग. सो गोइंग फॉरवर्ड, नथिंग ऑन दीज पेजेस. तो हम देख लेते हैं अपने या. सो सेकेंड हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हमने देखा था कि हम अनलॉफुल रेमिशन पढ़ेंगे. लेट्स गो टू पेज नंबर 6 फॉर दैट डायरेक्टली. हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ भी चीज़ और हाईलाइट की है, आप भी ये पॉइंट देख सकते हैं. दिस इज अबाउट कर्नाटका हाईकोर्ट बैन्स माइनिंग एक्टिविटी नियर केआरएस रिजर्वायर. उसमें एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, आप इसको देख लो, ध्यान थोड़ा नोट कर लो. माइनिंग एंड क्वायरिंग, द हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज बैंड all types of mining and quarrying activities within 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ हिस्टोरिक कृष्णराज सागर डैम. तो कृष्णराज सागर डैम कहाँ है? कर्नाटका में है. दिस इज पीटी पॉइंटर फॉर यू.
डिटेल में थोड़ा सा आपको ये जानना चाहिए कि माइनिंग एंड क्वायरिंग में क्या डिफरेंस होता है. व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग. दिस इज पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी. यू मस्ट ट्राई टू नो ऑन योर ओन. जब आप स्टैटिक पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी कवर कर रहे होंगे तो हैव इन योर माइंड, जस्ट गो थ्रू डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड क्वायरिंग. या सो पेज नंबर 6 पे जो हमारा मेन आर्टिकल है, this one I told that to curb the disillusionment with the traditional rule of law. This is very important article of the day for us. उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा अनलॉफुल रेमिशन के बारे में. ठीक है, अनलॉफुल रेमिशन. अब इस आर्टिकल में आपको ये समझने की जरूरत है कि रेमिशन का मतलब क्या होता है इसमें, और इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ पॉलिटिकल और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. जैसे बिल्किस बानो केस, रिसेंट जो केस हुआ है उसकी वजह, जो बिल्किस बानो केस है उसकी वजह से ये एंटायर इशू हैज़ मशरूम्ड अप. दैट इज अनलॉफुल रेमिशन. हम जानेंगे रेमिशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रेमिशन के, और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, रिसेंट स्टेटमेंट क्या आया है जुडिशरी की तरफ से. लेट्स गो टू दैट नाउ. ठीक है, remission, the news about it, that says Gujarat government released 11 convicts in Bilkis Bano murder and gang rape case of 2002 under this remission and premature release policy after one of the convicts moved to the Supreme Court. So ये है न्यूज का recent context. और फिर हम, जैसा मैंने कहा कि you should know the meaning of remission. रेमिशन का मतलब होता है इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, इस कैरेक्टर और द नेचर. फर्दर बट कॉन्विक्ट कब जो है लाइफ सेंटेंस के अगेंस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. हाउएवर कॉन्विक्ट्स सर्विंग लाइफ सेंटेंसेस आर एंटाइटल्ड टू सीक रेमिशन ओनली आफ्टर सर्विंग अ मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंटर है ये आप नोट कर लीजिए फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. रेमिशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ फरलो एंड पैरोल इन दैट इट इज अ रिडक्शन इन द सेंटेंस एज अपोज टू अ ब्रेक फ्रॉम प्रिजन लाइफ. मतलब पूरा एक आफ्टर सर्विंग अ पीरियड ऑफ मिनिमम 15 ईयर्स द कॉन्विक्ट्स कैन अपील टू द कोर्ट एंड कैन गेट रेमिटेड. तो बोल रहा है कि ये दिस इज नॉट इक्वल टू फरलॉ एंड पैरोल इन द सेंस दैट it is a reduction in sentence as opposed to a break from prison life. इसमें ब्रेक हो जाता है, there is a break from prison life, but in remission there is complete, the entire life sentence get remitted, and it can only be appealed after serving 14 years of prison. Next, in remission the nature of the sentence remission remains untouched, as we saw in the first line, and then further said while the duration is reduced, that is the rest of the sentence need not be undergone. The effect of the remission is that the prisoner is given a certain date on which he shall be released. He shall be released completely. In the eyes of the law, he would be a free man. ठीक है? So this is all about remission. Constitutional basis क्या है? Remission का law क्या कहता है? Under Article 72 and 161 of the Constitution, the President and Governor have the power to pardon, suspend, remit, or commute a sentence passed by the courts. I give you homework. जब आप पॉलिटी ऑफ द स्टैटिक पोर्शन पढ़ सकते हैं, वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, टाइम लिमिट्स हैं, हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो आपका ये होमवर्क है. इस सेशन के बाद आप 4 चीज़ें समझने की कोशिश करें अपने पॉलिटी बुक से, वट एवर बुक और सोर्स यू आर रेफरिंग. द मीनिंग ऑफ पार्डन, द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन, रेमिट एंड कम्यूट, इन सब का डिफरेंस आप जानिए. दिस इज माई होमवर्क टू यू. Also, since prisons is a state subject,
प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये सारे पीटी पॉइंटर्स हैं, आप नोट करते जाओ. State governments have powers under section 432 of the Code of Criminal Procedure CRPC to remit sentences. आर्टिकल 142 जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें ये जो मैंने बोला था कि रेमिशन वाले आर्टिकल में पेज नंबर 12 में भी देयर इज एन आर्टिकल दैट इज को रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए. आर्टिकल 142 क्या कहता है? इट कन्फर्स यूनिक पावर इन द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज वेयर द लॉ मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी. That is, it provides discretionary power to the Supreme Court, as it states that the Supreme Court in exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order. Decree means law simply. Make such order as it is necessary for doing complete justice in any cause or matters pending before it. So this is all about remission article. Next question देखिए, प्रीलिम्स में 2021 में आया था, मैंने बताया था ये आर्टिकल प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के अगर नज़रिए से देखें तो क्वेश्चन दिया था 2021 में, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट. सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अबव इज और आर करेक्ट? ठीक है, बताइए कौन सा करेक्ट है. वैसे हाईलाइटेड है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल नाउ, जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे है. Curb the disillusionment with the traditional rule of law. तो यहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ के बारे में जानेंगे. ये आर्टिकल जो है बेसिकली किस बारे में बात करता है? ठीक है, वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को नॉर्मेटिव लेवल पे कैसे देखा जा रहा है, व्हाट इज द इशू against rule of law which is a matter of concern as it is seen at the perception level by the victim and the victimizer. यही सब पूरे आर्टिकल में it has been talked. चलो थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ते हैं हम यहाँ से. The essential condition for continued trust in the rule of law. सबसे पहले जो ये पूरा बना रहा है, भूमिका बना रहा है इस आर्टिकल में, उसमें सबसे पहले ये बताया कि रूल ऑफ लॉ का जो है वो एसेंशियल कंडीशन क्या है, दैट इन रूल ऑफ लॉ द ट्रस्ट एंड फेथ remains to be continued. It says the essential condition for the continued trust in the rule of law is the faith in inherent goodness or desirability of the norm that sets the boundaries between right and wrong. We are all taught about the virtues of norm abiding life. The Guru must be respected because he teaches us the norm. In the modern secular context, we are told to respect the fundamental norm, the Constitution of India. ये कह रहा है कि जो essential condition होती है रूल ऑफ लॉ में ट्रस्ट कंटिन्यूड रहे, वो कह रहा है कि वो क्या होता है, दैट द रूल ऑफ लॉ, दैट द लॉ इज गुड, द लॉ इज डिजायरेबल अबाउट इट्स नॉर्म्स. नॉर्म क्या होते हैं? norms are, you know, there is norms are a standard, an accepted standard of doing or saying particular thing. So this is norm. थोड़ा ये जानिए आप. This article is important for paper 2 governance. Also it can be helpful to you in writing your arguments for you know, the cases like you know, the bulldozer जिसको बोलते हैं, bulldozer justice. ठीक है, और इनकाउंटर किलिंग्स. आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि इनकाउंटर किलिंग्स आर दे जस्टिफाइड. क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, केस स्टडी आ सकती है आपको डील करने के लिए. तो ये जो आर्टिकल है वो इशू को डील करने में आपको हेल्प करेगा. तो इट सेज दैट द गुरु मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज ही टीचेस अस द नॉर्म्स. गुरु की हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें नॉर्म सिखाता है, वैल्यूज सिखाता है. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज इट इज
complete it is complete list of the norms and the modern secular values we should uphold. That's why we respect Constitution of India, and that's why there should be respect towards norms and standards, for rule of law as well. Further, it says that M.K. Gandhi considered normative raison d'être, normative raison d'être. This is a French word. इसका मतलब होता है कि, देखिए मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, a reason for existence. तो ये थोड़ा सा वर्ड्स भी आप पिक किया करो, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा. नॉर्मेटिव रेजन डेट्रे. नॉर्म मतलब होता है सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल्स और प्रिंसिपल्स थ्रू विच वी कंडक्ट और से थिंग्स. नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू और norm is relating to or determining norms or standards. Norm means norms and standards. Normative means something relating to norms or principles or the standards. This is talking about that. So ये कहता है कि for him, for Gandhi ji, a duly enacted law needed to be respected, but he also said that it was the moral duty of citizens to oppose an unjust law by all democratic means. Law जरूरी है, लेकिन अगर कोई unjust law है, उसके खिलाफ खड़े होने की भी जरूरत है, but again abiding by the rules and regulations. All right. So it says that it should be when you stand against something which is unjust, it should be in a democratic manner, not undemocratic manner. यही underlining principle था behind civil disobedience movement as well of Gandhi. So it further says that the Dandi March, a civil disobedience movement undertaken by Gandhi against the salt tax, set an example for the respect of the norms. Set an examples for the respect of the norm. उनके लिए salt law जो था, salt law था, वो unjust था. He stood against it, using civil disobedience movement. But he went on to the trial later because he upheld the norms, the values, and the law. So यही further कह रहा है कि he wanted to set up an example for respect for norms when he agreed to be willingly subjected to criminal proceeding for breaking the law. He broke the law, so that's why he accepted to go lawfully under trial as well. तो वही बोल रहा है कि लॉ का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. अगर लॉ अनजस्ट है, we can stand up against it, but in democratic manner. Decriminalization of penal laws. As a part of smart governance, the present government has addressed the problem of infirmities and outdatedness in laws by suitable amendments in laws and their updation to a larger extent. वो कह रहा है कि अगर लॉ अनजस्ट है तो उसमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, अप टू डेट रहने की ज़रूरत है. कॉलोनियल रूल के साथ हम चल नहीं सकते हैं. इट डजंट सूट द करंट सिनेरियो. दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट. देन इट सेज दैट after a detailed identification of the problematic laws in the first phase, the Jan Vishwas Amendment of the Provision Act 2023 was passed to bring about changes. ये बोल रहा है कि कुछ laws अभी recent में गवर्नमेंट ला रही है, changes ला रही है laws में. तो it's talking about that the law should change over time to suit the current scenario in much more better manner. So Jan Vishwas Act, piloted by the Ministry of Commerce Industry, primarily to achieve the objective of facilitating business activities in the statement of objects and reasons. Spelled objectives. The outdated rules and regulations are anathema to democratic governance. Anathema का मतलब क्या होता है? Something or someone we strongly detest. तो ऐसे words आप थोड़ा सा सीखो, आपकी vocabulary भी enrich होनी चाहिए. So this is saying that the outdated rules and regulations are anathema to democratic governance. Reducing the compliance burden gives impetus to business and improve the cost of living. Fear of imprisonment for minor offences is a major factor hampering the growth of business. Further it says, trust-based governance necessitates a rationalization of monetary penalties and the gravity of the offence. Business ecosystem के बारे में बात कर रहा है that just law, good law creates a good environment for businesses to grow better. फिर उसके बाद in the second phase जो बोल रहा है कि how the laws are being laws are being amended to suit the current scenarios better, और law की जो importance है वो remain, that should always remain. So this is talking about that in the second phase, the colonial period Indian penal code
these and these things have been replaced by भारतीय न्याय संहिता। हमने अभी 2 दिन पहले अपने 8th of January DNA एनालिसिस में हमने ये देखा था व्हाट इज़ भारत न्याय संहिता, उससे रिलेटेड जो हिट एंड रन लॉ आया है उसके बारे में हमने डिटेल्स जाना। तो कितना फ़ायदा है अगर हमने वो अच्छे से आर्टिकल पढ़ा था, तो यहाँ पे वी कैन को रिलेट विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स। तो वही बोल रहा है, दीज न्यू इंडियन पीनल लॉज हैव बीन एनवर्साइज्ड टू शेड द कॉलोनियल लॉ लेगेसी एंड एट द सेम टाइम रीड द पीनल लॉज ऑफ इन्फॉर्मिटीज एंड अपडेट देम टू मॉडर्न थिंकिंग इन द फील्ड। It is hoped that the rule of law will be able to rebuild the credibility crisis with these laws coming into force. So the law should be credible, suiting the situation. वही ये आर्टिकल में यही समझाने की कोशिश की जा रही है through these arguments. Then says, crisis of credibility law में आ कहाँ से रहा है? Why the rule of law has to be adhered? But why there is a case that there is a crisis of credibility? So next we will be reading in this article about that. It says that we all accept and agree about the integrity of the rule of law for a democratic development. Scholars have already identified and understood the rule of law index. Rule of law index प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, हम आगे देखेंगे इस आर्टिकल को खत्म होने के बाद। सो ये सब चीज़ें आपको एम्फेसाइज करनी चाहिए जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो। सो यू नो आपको जब खुद से पढ़ रहे होगे तो काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि ये आर्टिकल कहने की कोशिश क्या कर रहा है। इस आर्टिकल में ओवरऑल इन ब्रीफ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वाई रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, वाई वी शुड एडहेयर टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हाउ इट इज ब्रॉट बाय रूल ऑफ लॉ एंड हाउ इट इज इंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओवरऑल वही कह रहा है। फिर कह रहा है कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आ कहाँ रही है, तो वही अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हाउएवर द रियल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज लोकेटेड नॉट सो मच एट द नॉर्मेटिव लेवल। वो कह रहे हैं कि नॉर्मेटिव लेवल पे नहीं है। नॉर्मेटिव लेवल का मतलब क्या था? नॉर्म्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो कह रहे हैं कि नॉर्मेटिव लेवल पे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी अबाउट द रूल ऑफ लॉ इज नॉट कमिंग, बट it is coming at the level of rule of law reality, that is constituted by perception and experience of the consumers of the law, the victim and the victimizer, जो लॉ को कंज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मेटिव लेवल पे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी रूल ऑफ लॉ में नहीं आ रही है। जो रूल ऑफ लॉ में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आ रही है वो परसेप्शन लेवल पे आ रही है, हाउ इट इज बीइंग परसीव्ड बाय द विक्टिम्स एंड द विक्टिमाइजर्स। वही ये बोल रहा है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ बाय द पुलिसमैन, the courts, above all the perception and the perception and the experience of those who exercise overall command on the rule of law। वो कह रहा है जो ओवरऑल कमांड रखते हैं रूल ऑफ लॉ पे, वो किस तरीके से इसको परसीव कर रहे हैं, किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करते हैं, जैसे कि पुलिसमैन एंड द कोर्ट्स, वो उस रूल ऑफ लॉ को कैसे ले रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, विक्टिम्स एंड विक्टिमाइजर कैसे परसीव कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी वहाँ पे आ रहा है। उसके एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे कि कैसे जो है रूल ऑफ लॉ में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो रही है। अभी वो सिर्फ बिल्ड कर रहा है, जो ये आर्टिकल है अभी इस आर्टिकल में बिल्ड हो रहा है पूरा केस कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ में आ कहाँ से रही है। फिर आगे हम कुछ केसेस एंड एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी वजह से पूरा ये इशू रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब छोड़ दो आप, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बट बिकॉज these shortcuts are neither adequately debated nor subjected to predetermined democratic checks and balances, there exist huge possibilities of their gross abuse at the ground level। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें ठीक है थोड़ी पॉइंट्स इन्होंने एग्जांपल दिया कि पॉलिसिंग through encounters and now policing through bulldozers has gained currency to replace investigations which involved। so this now here the writer is building a case कि जो क्राइसिस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जैसे कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन इनकाउंटर किलिंग्स, बुलडोजर जस्टिस जिसको बोलते हैं कि बुलडोजर से पूरा घर तोड़ दिया, तो बुलडोजर जस्टिस वही बोल रहा है, has gained in currency to replace investigation which involved visiting a scene of crime। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? adhering to the norms and the procedure मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बिफोर डिलीवरिंग द जस्टिस, तभी तो वो जस्टिस कहलाएगा। तो वही बोल रहा है, methods often the encounter and bulldozer methods evoke populist support and appreciation from the administration। populist support and appreciation from the administration वो बोल रहा है, जो कि गलत है। बट बिकॉज दी शॉर्टकट्स क्या है? इनकाउंटर किलिंग, बुलडोजर जस्टिस शॉर्टकट हैं, शॉर्टकट्स आर नेवर एप्रिशिएटेड। कहा जाता है ना कि 100 जो है विक्टिमाइजर्स या जो सिन डूअर्स हैं वो
बच जाएं, लेकिन एक जो है 100 अपराधी बच जाने चाहिए, लेकिन एक इनोसेंट कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट स्पिरिट कि भाई जो है अगर आप शॉर्टकट्स यूज कर रहे हो तो उससे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ कैन गेट कॉम्प्रोमाइज एंड जस्टिस, प्रॉपर डिलीवरी ऑफ जस्टिस कैन गेट कॉम्प्रोमाइज. So we need to learn from two examples of abuse which has led to suffering. In the first, the shooting of young car mechanic. अब ये एग्जाम्पल की बात कर रहा है जो कि you know this is important. You can also cite the example. Algerian descent led to large scale violence in several cities in France, resulting in police action against thousands of youth, mostly of Arab and black origin. The French police asserted that they were at war with savage hordes of vermins, while the protesters sought justice based on respect for principles of legality, necessity, proportionality, non-discrimination, precaution and accountability. बड़े बड़े jargons हैं, बड़े बड़े words हैं, आप भी pick कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के लिए. The second example was the custodian torture. पहला example हमने देखा, अभी second example बोल रहा है custodian torture and civilian deaths in course of security force action inquiry after ambush of army vehicles in Poonch district. A report in a leading Delhi said, but the allegations of custodial violence speak of brutal, unacceptable, high-handedness. You can skip this. Next point is the charges, the circumstances must be thoroughly investigation. Shortcut नहीं, जब justice की बात होती है तो shortcut काम नहीं करता है. Thorough investigation होना चाहिए, detail analysis of the case होना चाहिए before delivering the justice, or else क्या पता अपराधी छूट जाए और जो innocent था उसको गलती से सज़ा मिल जाए. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. तो इट सेज दैट अबाउट दैट. लुकिंग अहेड, अब जैसा कि एक अच्छा आंसर वो होता है जिसमें वे फॉरवर्ड एंड वे अहेड भी दिया जाता है. तो नाउ दिस आर्टिकल इज अबाउट वे अहेड. द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ नोशन दैट इज premised on uniformity, predictability and certainty is crucially hinged upon the normative fidelity and requires going through a cycle of process before arrival at the guilty verdict leading to punishment. वही बोल रहा है कि जो है नॉर्मल फिडिलिटी, जो नॉर्मेटिव फिडिलिटी होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, स्टिकिंग टू नॉर्म्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू नो प्रोनाउंस अ जजमेंट और प्रोनाउंस सम जस्टिस. तो वही बोल रहा है दिस शुड बी फॉलोड एंड ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ इस पर प्रिमाइज्ड है. That is about that. As against this, modern day shortcut abridged rule of law models look for quick and reactive ways of doing repressive justice that focuses more on identifying the targeted accused either on the basis of majority dictate, majority and dictate or cryptic information reaching the police or the civic administration. Though the abridged rule of law delivers quick and reactive justice, abridged rule of law, compromised rule of law delivers quick and reactive justice. जल्दी जल्दी से जस्टिस डिलीवर हो जाती है, जैसे इनकाउंटर किलिंग्स, बुलडोजर जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसमें इट इज क्रूड एंड मेक्स जस्टिस अ मैटर ऑफ चांस बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिसाइड विद सर्टेनिटी हु शैल बी द नेक्स्ट टारगेट एज एन इनकाउंटर किलिंग और एज द टारगेट ऑफ बुलडोजर एक्शन. Fortunately for us, the government of the day continues to repose faith in the traditional rule of law. It is hoped that before it is too late, we should be alert to dangers inherent in the growing fad for a shortcut or abridged rule of law model. थोड़ा सा अब इसका हम कन्वेंशनल पार्ट समझ लेते हैं. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? It says that the law is supreme and no human being has authority over it. Law is supreme. Law is supreme. Law has to be adhered to while investigating, while delivering justice. So that is about rule of law, and no human beings has the authority. But in India, the rule of law is guaranteed by Constitution Article 14, which means that all authorities must strictly adhere to it. 3 principles of rule of law. Dicey, A.V. Dicey ने दिया था. क्या है? Supremacy of law, equality before the law, individual rights. सो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? A.V. डाइसी ने दिया था. एंड उसका 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इंडिविजुअल राइट्स. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं. रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए थोड़ा सा एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. आर्टिकल में खुद मेंशन्ड है पहला रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो मैंने उसको हाईलाइट भी किया था. 2000
2018 यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट. आंसर हाईलाइटेड है. द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट. Second question is which of the following are regarded as the main feature of the rule of law UPSC 2018. थोड़ा क्वेश्चन देखिए, सोचिए और आंसर लाइए, बताइए. I'll give you few seconds. Look at the question and answer. Yeah. मेन फीचर पूछ रहा है रूल ऑफ लॉ का क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आपको, बताइए. ये क्वेश्चन है 2018 का. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4. ऑल राइट, नेक्स्ट गो टू सेकेंड स्लाइड. Nothing to refer. Understanding the EU's carbon border tax. This I will leave to you to be read. It is talking about carbon border adjustment mechanism. थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप. This article is important, but mostly it is a static portion of environment and ecology. थोड़ा heavy हो जाएगा आपके लिए, इसलिए डिटेल में आज इसको नहीं देखते हैं. थोड़ा सा आप खुद पढ़िए इस आर्टिकल को. Let me read it for you a little bit. थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट बिल्ड करिए. अगर किसी दिन इसको डिटेल में कुछ आर्टिकल आता है, बहुत बेसिक से आता है, तो हम कवर करेंगे. दिस इज टू मच टू टेक इन फॉर यू टुडे. कंसर्निंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज द यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सीबैम की बात कर रहा है और बोल रहा है कि जो है व्हाट इज सीबैम, ये देख लीजिए. द EU contended while providing context for CBAM that it intends to achieve the target of 55% reduction in greenhouse gas emission by 2030 compared to 1990 levels under the European Green Deal. ठीक है. CBAM is a part of package plan to achieve this. Second, there is a threat to EU products being replaced by carbon intensive imports from other countries such as India or China. The EU argues that high standard of environmental compliance in its domestic industries will reduce their competitiveness. So EU के कुछ concerns हैं, because of which it has brought carbon border adjustment mechanism to protect its domestic industries, manufacturing industries. इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को थोड़े concerns raise हो रहे हैं, और because there will be certain provisions in it because of which the import from Indian will get reduced, और इसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको there will be a big blow to it. That's why India is concerned about this particular CBAM thing. So this is all talking about it. आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट है, CBAM has been pitched to replace this allocation EU ETS allowances. थोड़ा EU ETS के बारे में आप पढ़ लेना as part of your static portion of environment and ecology. India has just started working on its own carbon trading mechanism. Then in December 2022, it amended the Energy Conservation Act 2001 to introduce the carbon trading system. CCTS क्या है? Homework for you. Search about CCTS and get to know about it. All right. India के options क्या है? India is reportedly among the top 8 countries that will be adversely affected by CBAM. As we saw, it is estimated that a few of its core sectors such as steel will be greatly affected by CBAM. And then further it is saying the first would be to challenge the practice as being violative of common but differentiated responsibilities. India, let's read from here. India seems to have limited options to navigate the CBAM framework. And then again, the next point is that India has already challenged CBAM before World Trade Organization under the special and differential treatment provision. जब थोड़ा as a homework आप WTO के बारे में पढ़ लीजिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लीजिए, ETS क्या होता है वो बारे में पढ़ लीजिए. CBAM हमने थोड़ा देख लिया है. इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड रीडिंग होनी चाहिए बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन डिटेल. इट विल बी डेल्ट इन डिटेल इन सम अदर डे ऑफ द न्यूज़पेपर. उस दिन हम इसको बेसिक से टू द एडवांस लेवल समझेंगे. फॉर टुडे जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज CBAM. इसकी वजह से इंडिया को क्या क्या इशू हो सकता है और इंडिया ने क्या स्टैंड लिया इन फ्रंट ऑफ at the WTO platform. Recently, the UK declared enforcement of its own CBAM by 2027. This is expected to cause a significant upheaval for India's exports in forthcoming years. As a consequence, there arises a pressing need for India to formulate its
own carbon taxation measures that align with the principles of Paris Agreement. Paris Agreement क्या है that you need to know, gradually get to know. थोड़ा सा just give it a cursory glance, even कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी थोड़ा आप पढ़ लो, हर चीज़ एक दिन में नहीं समझी जा सकती है. For this you have to have a very elaborated and broad understanding of basics of environmental ecology and developments related to Paris Agreement. We will cover in some other day जब थोड़ा सा कोई डिटेल आर्टिकल इसके बारे में हम आएगा. We'll cover it from basics. चलो next to then let's go next to so हमने डिलीजन में पढ़ लिया एक्सप्लोरिंग इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज टैग, जीआई टैग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ये आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग के बारे में और इसमें बहुत सारे पीटी पॉइंटर्स मिलेंगे. चलिए देखते हैं थोड़ा. एक्सप्लोरिंग इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज थ्रू जीआई टैग्स. आप देख लो पेज नंबर मेंशन है. Open page number 7 and start reading with me. Dongriya corn shawl from Odisha to agricultural products such as Sundarban honey from West Bengal has GI tag. ये prelims PT pointer है आपके लिए. Dongriya corn shawl, agricultural products such as Sundarban honey from Bengal, West Bengal, ये इसको GI tag मिला है. This says that a GI tag is a sign used on products that have a specific geographical design origin. ठीक है, origin, geographical origin and possess quality or reputation that are due to that origin. What is GI tag? In India, if one thinks of Tirupati or Nagpur, तिरुपति के लड्डू और नागपुर के ऑरेंजेस को भी जीआई टैग मिला हुआ है. ये वही कह रहा है सिर्फ. द एप्लीकेशन नीड द एप्लीकेंट्स, अब ये थोड़ा बता रहा है कि व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू गेट एन जीआई टैग. द एप्लीकेंट्स नीड टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ द आइटम with historical records and a complete breakdown of how the product is made. GI tags are also not meant just for popular products. There are hundreds of GI tags across state. Every GI tag GI tags are also not meant just for popular products. There are hundreds of GI tags across state. Every GI tag recognizes a particular region and product and brings it to public eye. It is important to note that raw materials for such products do not have to come from that region unless do not, कह रहा है कि ये important note करने के लिए है कि जो raw materials हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यूज़ हुए हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसी रीजन से आए तभी उसको जीआई टैग मिल सकता है. तो वो इसी के बारे में बोल रहा है. और हाँ, कह रहा है कि अगर वो अनलेस इट इज़ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इफ इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यू आर सीकिंग द जीआई टैग फॉर, तब उसके लिए दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट द इंग्रेडिएंट्स, द रॉ मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट हैज़ टू कम फ्रॉम दैट रीजन. बट इसके अलावा ये नेसेसरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हुए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो वहीं से आए. हम देखेंगे बनारस पान का एग्जाम्पल, जो लीफ है बनारस पान का वो बनारस से नहीं आता, लेकिन बनारस पान को जीआई टैग मिला हुआ है. वो यही बोल रहा है. सो फॉर इंस्टेंस द लीफ दैट गिव्स द बनारस पान इज आइडेंटिटी इज नॉट ग्रोन इन वाराणसी. It comes from Bihar, West Bengal, Odisha. Varanasi मेरा favorite spiritual and spiritual destination है. Whenever I seek to get spiritual, I want to go to a zone of spirituality. I often visit Varanasi. You might also visit that if you are a seeker of spirituality and peace. So yeah, थोड़ा सा उस आर्टिकल को देख के I get reminder of that place and it's quite peaceful. You might have a visit. बनारस पान खा सकते हो आप and मतलब you can try. All right. So this is talking about that. For instance, the leaf that gives the Banarasi pan its identity is not grown in Varanasi. It comes from Bihar, West Bengal, and Odisha. The mulberry silk used in Kanchipuram silk comes from Karnataka and gold zari from Surat. तो जो
वाराणसी बनारसी पान को मिला हुआ है जीआई टैग, उसका जो लीफ है वो बनारस से नहीं आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल वहीं से हो जहाँ वो प्रोडक्ट फाइनल बना हुआ है। उसका 2 एग्जाम्पल दिया, बनारस पान का और कांचीपुरम सिल्क का। कांचीपुरम सिल्क की जो गोल्ड जरी है वो सूरत से आती है, और जो या द साड़ी द मलबरी सिल्क जो कांचीपुरम में यूज हो रही है वो कर्नाटक से आती है, और जो गोल्ड जरी है वो सूरत से प्रोक्योर की जाती है। फर्दर इट सेज दैट the products in the GI registry fall under 5 major categories. Chart 1, handicrafts dominate the list with over half the GI tags being given the product crafted by skill. थोड़ा हमें कुछ चार्ट दिए हैं, डायग्राम दिए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। GI tags across state it just means that more items have been registered with more to probably follow, ये बोल रहा है। अब ये देखो पीटी पॉइंटर है, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI tags compared to then Uttar Pradesh is at the second. These include leather footwear from Agra, saddles from Kanpur, and traditional embroidery art form of chicken curry from Lucknow. Karnataka with 48 GI tags है कर्नाटका में, ठीक है। Chart 2 shows that the state-wise number of GI tags. Chart 3 shows the state-wise number of tags across the 5 major categories. Coimbatore wet grinder to make batter for idlis was given a GI tag under the manufactured category. Again the prelims pointer. Ancient cultural centers such as Banaras are steeped in culture and tradition. Banaras offers 11 unique crafts and agricultural items, the highest from a single place, including the famous Banarsi Pan. The heritage city of Mysore, ruled for centuries by the warriors, has 10 unique items, including a special variety of jasmine, Mysore mallet जिसे बोलते हैं, and the fragrant sandalwood soap. Paintings from Tanjavur in Tamil Nadu and the Tanjavure's iconic bobblehead dolls find a place among the 5 GI tags the city has to offer. See how enriching this article is. मुझे बहुत पसंद आया था. It's more about cultural and heritage on the creativity of country. So it's more fascinating article for that purpose. Chart 1 बोल रहे the products in the GI registry fall under 5 major categories: agriculture, foodstuff, handicraft, manufactured, natural. सब ज़्यादा agricultural category में है GI tag registry के लिए. Chart 2 बोल रहा है the chart shows the state wise number of GI tags. तो ये चार्ट आप अगर देख लेते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा. सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज कर्नाटका. एंड इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज स्टेट्स तो आप अपने स्टेट को मार्क कर सकते हो. इट कैन बी आज इन पर्सनालिटी टेस्ट. एंड देन थर्ड जो चार्ट थी द स्टेट वाइज नंबर ऑफ GI टैग्स अक्रॉस द 5 मेजर कैटेगरीज. तो आप ये देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट में तमिलनाडु में हैंडीक्राफ्ट में कितना, एग्रीकल्चर में कितना, फूड एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में कितना है, उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन है. तो दिस इज इट अबाउट GI टैग. तो लास्ट जो हम पॉइंट इज इन डिस्कशन, जैसे ये है डिबेटिंग इंडियाज न्यू हिट एंड रन लॉ. काफ़ी डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप पूरा स्किप कर दो इस आर्टिकल को, क्योंकि हमने अपने पहले दिन के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो 8 जनवरी था बाय मी, वी हैड डिस्कस इन डिटेल भारत न्याय संहिता 2023. उसमें हमने हीट एंड रन लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल उसके प्रोविजंस हैं, क्यों देयर इज़ अ ह्यूज अप्रोर अगेंस्ट इट, उसकी क्या कैटेगरीज हैं, उसमें लॉ क्या कहता है, और किस प्रोविजंस को लेकर के देयर इज वॉइसेस अगेंस्ट इट. हमने ये सब डिटेल में देखा था कि आप पूरा आर्टिकल स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम बचेगा इससे आपके पास. नथिंग टू रीड ऑन दीज पेजेस. DRDO काउंटर ड्रोन सिस्टम रेडी, हैंडेड ओवर टू प्राइवेट फर्म्स. इसमें कुछ खास है नहीं. मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आर्टिकल पूरा ही स्किप कर दो आप, ठीक है. इस आर्टिकल को स्किप करने के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको साइंस एंड टेक भी थोड़ा सा उससे रहना है. साइंस एंड टेक में DRDO क्या है, ड्रोन्स क्या होते हैं, MAVs क्या होती हैं, डिफरेंट कैटेगरी
कि जो भी DRDO प्रोड्यूस करता है उसके क्या और ज़्यादा कैटेगरीज हैं, वो तो जब साइंस टेक आप पढ़ रहे होते हो थोड़ा उन सब चीज़ों पे ध्यान देना। ये आर्टिकल आप पूरा स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। लास्ट में साइंस का पेज है। ये रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन प्रोडक्शन फॉर फॉर्चुनेट लॉ। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 42। आई सेड दैट वी विल बी रीडिंग रेमिशन वाला आर्टिकल ऑन एडिटोरियल पेज इन कंटिन्यूएशन विद दिस आर्टिकल। हमने ये पहले ही कवर कर लिया है। देन विकसित भारत यात्रा के बारे में मैंने आपको बोला था कि विकसित भारत यात्रा अभी हमने डिटेल में नहीं किया हुआ है, लेकिन ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स बार बार 2-3 दिन के लगातार पेपर हम देख रहे हैं विकसित भारत के बारे में मेंशन है। विकसित भारत को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट हैव अ cursory glance on it, nothing much to take from this article. Let's go to science page. See the, you can skip all these things, there is nothing to refer. देख सकते हैं इसमें। South Korea superconductivity claim revived with new data. Last year, a material dubbed LK99 hogged headlines after South Korean researchers claimed it to be a room temperature superconductor. Soon after, Indian independent researchers found problems in the group's data and nixed the claim, but the finding of new study are offering a second life. कुछ भी नहीं है जो हमें देखने की जरूरत है इसमें। एक मेसनर इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट क्या होता है ये प्रिलिम्स में आ सकता है। So the sign in the question is called the Meissner effect. It is one of the few effects certain materials exhibit when they are able to conduct electric currents without any resistance when they become superconductors. देखा आपने? So yeah, this is, it is said, what is Meissner effect says that it is one of the few effects certain materials exhibit when they are able to conduct electric current without any resistance. Resistance is required to conduct electricity, but there are few things, material which can conduct electricity without resistance. This property, this effect is called as Meissner's effect. That is all we have for today's newspaper. हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। I hope you enjoyed the session. अच्छे से आप न्यूज़पेपर को कवर करिए। ट्राई टू नो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। पहले जो सेशंस हो रखे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में, यू गो थ्रू इट ऑल्सो सो दैट द आर्टिकल्स एंड द इश्यूज विच वी कवर आर इन कंटिन्यूएशन एंड आप होलिस्टिकली उन इश्यूज को समझ सकें। सो हैव अ गुड डे, हैव अ try to develop the habit of reading newspaper on your own. Best of luck. Thank you.